गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे सजीव जगत की विविधता, जो आपके बुक का चैप्टर नंबर 1 है। सजीव जगत की विविधता या फिर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सजीव मीन्स जिनमें लाइफ है, जिनमें जीवन है। जगत मीन्स एक दुनिया, और विविधता मीन्स उनमें पाए जाने वाला अंतर या वेरिएशन। मीन्स सजीवों से निर्मित जो दुनिया है उनमें जो वेरिएशंस पाए जा रहे हैं, जो डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं, उसको हम इस चैप्टर के अंतर्गत स्टडी करेंगे। बेसिकली हम लोग जानते हैं हमारे अर्थ पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पर हम एक बहुत सूक्ष्म जीव माइकोप्लाज्मास को कंपेयर करते हैं। माइकोप्लाज्मा से लेकर के एक वेल डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग तक अनेकों प्रकार के जीव पाए जाते हैं, और यहाँ पर उनमें अलग अलग तरीके की विविधता भी पाई जाती है। जैसे अगर हम बात करें, मछलियाँ पानी में रहने के लिए अनुकूलित होती हैं, उनकी एडेप्टेशन पानी में रहने के लिए है। पक्षी आसमान पे उड़ते हैं, हम लोग थल पे रहते हैं। हमारा जीवन मनुष्य का जीवन थल पे आसानी से चलता है। मीन्स हर एक जीव अपने अपने सराउंडिंग के अनुकूल अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। ये जो अनुकूलता होती है ये जीव में अपने आप से विकसित होती है, और जिसके कारण वो सजीव कहलाता है। बेसिकली जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, या जितना भी हमारा जो वर्ल्ड है, जो हमारा दुनिया है, वर्ल्ड है, ये दो तरीके के चीजों से मिलकर बनी है। एक लिविंग या सजीव, और दूसरा नॉन लिविंग। तो आखिरकार ये सजीव है क्या, लिविंग बीइंग्स है क्या चीज? लिविंग बीइंग्स जितने भी होते हैं, इनके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है वो है इनमें पाया जाने वाला प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म या इसको कहते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य वो पदार्थ है जिसके कारण सजीवों को सजीव कहा जा सकता है, जिसके कारण लाइफ परसिस्ट करती है। ये जीवन को प्रदान करने वाला द्रव्य है, इसलिए इसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। और इसी कारण हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार बताया। मीन्स लाइफ बिना प्रोटोप्लाज्म के लाइफ नहीं है। जितने लिविंग बीइंग्स होते हैं, इनका शरीर बेसिकली चार कंपोनेंट्स का, चार केमिकल कंपोनेंट्स का बना होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये मेन कंपोनेंट्स हैं जिससे कोई भी लिविंग बीइंग बना हुआ होता है, लेकिन नॉन लिविंग बीइंग्स में इनका होना जरूरी नहीं है। प्रोटोप्लाज्म का पाया जाना पॉसिबल नहीं होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के प्रेजेंस के इनसे बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं, और ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, इन्हीं की वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है, जो बेसिकली प्रोटोप्लाज्म के फॉर्म में देखी जाती है। और इसी कारण हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार बताया। अब जो नॉन लिविंग बीइंग्स होते हैं उनको हम डिफरेंशिएट करते हैं लिविंग बीइंग से कुछ खास कैरेक्टर्स के बेसिस पर। वो क्या कैरेक्टर्स होते हैं जिनके कारण हम पहले तो हम लिविंग बीइंग्स को कैसे पहचान सकते हैं? तो लिविंग बीइंग्स में लाइफ पाई जाती है, जीवन पाया जाता है। लाइफ आखिरकार क्या चीज है? ये जो प्रोटोप्लाज्म है, ये जो संगठित पदार्थ है, प्रोटोप्लाज्म की लिविंगनेस ही लाइफ कहलाती है। किसी भी संगठित पदार्थ की जो जीवन होता है, उसी को हम लाइफ कहते हैं या जीवन कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म जिंदा है। प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि लाइफ को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, एक तरीके का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो लाइफ को हम प्रॉपरली डिफाइन तो नहीं कर सकते, देख तो नहीं सकते, लेकिन हम एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि लाइफ है क्या चीज़?
जो प्रोटोप्लाज्म, जो संगठित पदार्थ किसी भी लिविंग बीइंग में पाया जा रहा है, उसकी जो लिविंगनेस है उसी को हम लाइफ कहते हैं। इस लाइफ की वजह से ही ये कोई भी जीव लिविंग कहलाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें हमारे अपने शरीर की, जिसमें हमारे जो बाल होते हैं, जब इनको हम जड़ से नोचते हैं तो इसमें दर्द होता है, लेकिन जो पीछे के बाल होते हैं उनको काट देते हैं तो दर्द नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो जो पीछे के बाल थे वो डेड सेल से बने हुए थे और उनको काटने पर दर्द नहीं होता। पक्षियों के पंख टूट जाने पर उनको दर्द नहीं होता, हमारे नाखूनों के काटने पर उनको दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो डेड सेल्स के हैं, उनके अंदर से लाइफ खत्म हो गई। वो पहले लिविंग थे, जिस पॉइंट से वो जुड़े हुए हैं लिविंग सेल्स के साथ में, वो उसका लिविंग पार्ट है, और जहाँ तक वो आगे बढ़ गए वहाँ पर वो डेड सेल्स कहलाने लगते हैं। तो लाइफ, लिविंग बीइंग्स, नॉन लिविंग बीइंग्स, लेकिन लिविंग बीइंग के बाद एक और वर्ड आता है, दैट इज डेड। जो पहले लिविंग था, किसी कारणवश उसके अंदर से एनर्जी खत्म हो गई और उस एनर्जी के खत्म हो जाने की वजह से वो क्या कहलाने लगता है? डेथ। लेकिन जो नॉन लिविंग होते हैं इनकी कभी डेथ नहीं होती। अब डेथ होने का मतलब, लिविंग बीइंग होने का मतलब, नॉन लिविंग होने का मतलब क्लियर हो गया कि लिविंग बीइंग में लाइफ परसिस्ट करती है, जब भी लाइफ खत्म हो जाती है तो वो डेथ कहलाता है, और जितने भी नॉन लिविंग होते हैं इनमें इस तरीके की कोई लाइफ कभी परसिस्ट नहीं करती। लेकिन जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग्स होते हैं ये सभी एलिमेंट्स के बने होते हैं। इन सभी का कंस्ट्रक्शन एलिमेंट से होता है। अब लिविंग होने के लिए कुछ खास बेसिक फीचर्स का होना जरूरी होता है। वो बेसिक फीचर्स क्या है? नंबर 1, ग्रोथ। ग्रोथ या वृद्धि। ग्रोथ या वृद्धि। वृद्धि कहते हैं किसी भी चीज के साइज का इंक्रीमेंट होना, किसी भी चीज के साइज का बढ़ जाना, किसी भी जीव का बढ़ जाना ही वृद्धि कहलाता है। उसके प्लांट्स में हम देखते हैं ये जो ग्रोथ होती है ये लाइफ लॉन्ग परसिस्ट करती है, लेकिन जितने भी एनिमल्स होते हैं इनमें एक निश्चित समय के बाद आने के बाद ये वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि जो होती है बेसिकली सेल डिवीजन के कारण होती है। ये सेल डिवीजन दोनों तरीके का हो सकता है, माइटोटिक भी एंड मेयोटिक भी। अगर हम कहें कि वृद्धि तो एक मिट्टी के ढेर की भी हो रही है, लेकिन वो जो वृद्धि होती है वो बाह्य कारणों से होती है। उसमें कोई भी मटेरियल को हम बाहर से पुट ऑन करते हैं, इसकी वजह से वो वृद्धि बाह्य वृद्धि कहलाती है, एक्सटर्नल ग्रोथ कहलाती है। लेकिन लिविंग बीइंग्स जो होते हैं उनमें जो वृद्धि होती है वो इंटरनल कारणों से होती है, और ऐसी ग्रोथ को हम इंटरनल ग्रोथ कहते हैं। नेक्स्ट है फीचर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब अपने ही समान संततियां, रिप्रोडक्शन या फिर जन्म, अपने ही समान संततियों को उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स पैदा करना। जैसे आम के पेड़ से, आम के बीज से आम का ही पेड़ बनता है, और चींटी के जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो चींटी के ही फॉर्म में आते हैं। मीन्स अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करना जिससे कि उनका अपना अस्तित्व बना रहे, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये जो रिप्रोडक्शन होता है इसी की वजह से अर्थ पर अब तक लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, जो एक किसी भी एक स्पीशीज की अपनी एंटिटी को बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रिप्रोडक्शन की वजह से ही किसी भी लिविंग बीइंग की जो अपनी एक जनरेशन होती है उसका अस्तित्व बना रहता है। जबकि नॉन लिविंग्स में रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, वो अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म या उपापचय। क्या है उपापचय?
जो भी हम फूड इनटेक करते हैं उससे एनर्जी प्रोवाइड होती है। जो भी खाना हम लोग खाते हैं, जो भी पोषण हम लोग देते हैं, उसके बहुत सारे प्रोसेसिंग के बाद में, केमिकल प्रोसेसिंग के बाद में हमको एनर्जी प्रोवाइड होती है। वो एनर्जी हमारी बॉडी डिफरेंट फंक्शंस को करने के लिए, हमारी बॉडी में होने वाले डिफरेंट फंक्शंस इसी एनर्जी के कारण होते हैं। तो जिस प्रोसेस से ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये मेटाबॉलिज्म या उपापचय दो तरीके का होता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। वो रिएक्शंस जिनमें एनर्जी लिबरेट होती है। हायर मॉलिक्यूल्स लोअर मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। एनाबॉलिज्म जहां पर एनर्जी कंज्यूम होती है, लोअर मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म हायर मॉलिक्यूल्स, जैसे फोटोसिंथेसिस। तो ये जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है ये जनरली लिविंग बीइंग्स में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेंसिटिविटी एंड एडेप्टेशन। सेंसिटिविटी का मतलब अनुकूलता कह सकते हैं, और किसी भी चीज के प्रति संवेदनशीलता सेंसिटिविटी को कहते हैं। एडेप्टेशन का मतलब अनुकूलता। जब हम किसी भी चीज को छूते हैं, गर्म चीज को जब छूते हैं, हाथ को झटके से हटा लेते हैं, पैर में कांटा चुभने के बाद पैर को हटा लिया जाता है, इसको कहते हैं सेंसिटिविटी या फिर संवेदनशीलता। अच्छी गंध मन को भाती है और खराब गंध से हम नाक को बंद करने लगते हैं। इस तरीके की जो संवेदनशीलता होती है वो सभी सजीवों में पाई जाती है। और एडेप्टेशन कहते हैं वातावरण के प्रति अपने आप को अनुकूलित कर लेना। पानी में जिंदा रहने के लिए मनुष्य तैरना सीखता है, गर्म और ठंडे इलाकों में जाकर के अपने शरीर को उसके अनुकूल ढाल लेता है। इस तरीके की चीजों को हम अनुकूलता कहते हैं। ये बहुत सारे जीवों में अपने अपने सिस्टम के प्रति अनुकूलता पाई जाती है, लेकिन जितने भी निर्जीव होते हैं उनमें इस तरीके का कोई लक्षण नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, अगर हम बात करते हैं सभी सजीवों का शरीर किसका बना होता है, सेल या फिर कोशिकाओं का बना होता है। अर्थात कोशिका जीवन की एक संरचनात्मक और आधारभूत इकाई होती है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। लाइफ एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ सेल्स, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, लेकिन सभी सजीवों का शरीर किसका बना होता है, सेल्स का बना होता है। लिविंग बीइंग्स में सेल्स नहीं पाए जाते हैं, एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो ट्रेसेस बनाते हैं। पार्टिकल्स बनाते हैं। एंड लास्ट, अब सभी सेल्स मिलकर के टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज के ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स के ऑर्गेनाइजेशन से सिस्टम्स बनते हैं, और सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन से बॉडी बनती है जिसको जीव कहते हैं। ये यूनिसेल्युलर हो सकते हैं या मल्टी सेल्युलर हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शेप एंड साइज। शेप एंड साइज का मतलब, शेप मीन्स आकार, साइज मीन्स
आकृति एवं आकार। जितने भी सजीव होते हैं उनकी आकृति एवं आकार निश्चित होता है। धनिये का पौधा अपनी एक निश्चित साइज तक आने के बाद बढ़ना बंद कर देता है। एनुअल हर्ब होती है और एनुअली खत्म हो जाती है। आम का पेड़ अपने एक निश्चित साइज तक आने के बाद बढ़ना बंद कर देता है। चींटी अपने साइज तक आकर के बंद हो जाती है। मीन्स उनका शेप और साइज को देखकर हम पहचान सकते हैं ये कौन सा जीव है। इसका मतलब सजीवों की आकृति एवं आकार निश्चित होता है। इसके अलावा कुछ और फंक्शंस हैं जो बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे कि एक्सक्रीशन, या सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कुछ बायोलॉजिकल फंक्शंस में, सबसे पहला है पोषण या फिर न्यूट्रिशन। बिना न्यूट्रिशन के किसी भी सजीव का जिंदा रहना या एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है। हर एक जीव को जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। लाइफ के लिए न्यूट्रिशन आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यही न्यूट्रिशन है जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। बिना एक्सक्रीशन के बॉडी वेस्ट बाहर नहीं निकलते हैं। बॉडी वेस्ट बाहर नहीं निकलते हैं और अगर ये बॉडी वेस्ट शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे तो ये शरीर में बहुत सारे डिजीजेस को क्रिएट करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगते हैं। इसलिए न्यूट्रिशन के पश्चात जो भी उसमें से यूटिलिटी एलिमेंट थे उनको बॉडी एब्जॉर्व कर लेती है और बाकी चीज़ों को बॉडी वेस्ट के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट कर देती है, जो कि सभी सजीवों में होने वाली एक निश्चित बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। नंबर 3, लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या है? मूवमेंट ऑफ बॉडी, मूवमेंट ऑफ बॉडी और बॉडी पार्ट्स। शरीर का अपने आप हिलना डुलना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करना ही लोकोमोशन कहलाता है, जो सिर्फ सजीवों में पाया जाता है। निर्जीव में अगर हम एग्जाम्पल दें, एक कार तो चलती है लेकिन वो कार चलती है एक एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से। ये जो लोकोमोशन होता है ये हमेशा इंटरनल एनर्जी की वजह से। अब हमने अभी तक बात की सजीवों के बारे में, लिविंग बींग्स के बारे में। तो ये लिविंग बींग्स को हम फिर सजीवों को फिर हम 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। वो 2 ब्रॉड कैटेगरीज होती है, पहली प्लांट और दूसरी एनिमल। ब्रॉडली हमने इनको डिवाइड कर दिया 2 कैटेगरीज में, एक है प्लांट और दूसरा है एनिमल। प्लांट क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल्स क्या होते हैं? जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने भोजन के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। इसी तरीके से प्लांट्स में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑटोट्रॉफस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं बेसिकली वो ग्रीन इन कलर होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। लेकिन एनिमल्स में एक्सेप्शन यूग्लिना को छोड़कर बाकी किसी एनिमल में क्लोरोफिल नहीं पाए जाते और ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। प्लांट्स जनरली एक जगह पर स्थित होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, जड़ की सहायता से रुके रहते हैं, जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते हैं। इसी तरीके से प्लांट सेल की बात अगर हम करें, प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में ये कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं और या फिर काउंट में कम होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में या तो वैक्यूल्स नहीं पाए जाते, अदरवाइज काउंट में बहुत छोटे होते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जिसके बिहाफ पर हम ये पहचान सकते हैं कि जो लिविंग बीइंग है वो एक प्लांट है या वो एक एनिमल है। प्लांट या एनिमल के बाद में अब ये तो एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन हो गया कि ये प्लांट है या ये एनिमल है। अब हम इनको जितने भी सजीव हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, इनको इनकी वेराइड वेरिएशंस की वजह से हम इस वर्ड के लिए यूज़ करते हैं बायोडाइवर्सिटी। जीवों में पाई जाने वाली विविधता को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी।
तो ये बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी?